हे गाइस, दिव्यांश, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और आज के एपिसोड की सबसे पहले भाई हम स्टार्ट करेंगे अपने गिरेबान में झांकने से। और इंडियन फुटबॉल की अगर हम बात करें तो भैया AFC एशियन कप के जो पॉट्स हैं भाई अब वो ऑफिशियल हो चुके हैं। यहाँ पर 4 पॉट्स हैं जिसमें 6 टीम्स होंगी। 4 यहाँ पर टीम्स का 6 ग्रुप बनेंगे उस तरीके से, मतलब वो एक पॉट से निकाल के ऐसे ग्रुप्स बने जाएंगे। सबसे पहले अगर पॉट 1 की बात करें तो भाई यहाँ पर सबसे पहले तो होस्ट है कतर, जिसकी वर्ल्ड रैंकिंग तुमको सबकी टीम्स की वर्ल्ड रैंकिंग साथ में दिख रही होगी। कतर की 61, उसके बाद जापान, ईरान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरेबिया, यानी कि सारी टीम्स में से अगर हम लगभग 24 टीम की बात करें तो इन सारी ही टीम्स में से ये पॉट 1 की जो टीम्स हैं वो सबसे हाई रैंकिंग्स की हैं। और उसमें भी तुमको दिख रहा है यहाँ पर जापान है। उसके बाद अगर पॉट 2 की बात करें तो यहाँ पर आता है इराक, UAE, ओमान, उज्बेकिस्तान, चाइना, जॉर्डन। उसके बाद पॉट 3 की बात करें तो यहाँ पर बहरीन, सीरिया, पालस्तीन, वियतनाम, किर्गिस्तान, लेबनान। और उसके बाद अगर बात करें पॉट 4 की तो भैया आते हैं अपने खिलाड़ी, यानी कि इंडिया की बात करें तजिकिस्तान, थाईलैंड, मलेशिया, हांगकांग, इंडोनेशिया। पॉट 4 में सबसे कम रैंकिंग है हमारी। खैर इसमें 101, अब तुमको पता है हाल ही में 106 से 101 हमारी वर्ल्ड रैंकिंग हो चुकी है। भैया टारगेट करना है 90 टच कर दे। और कम मतलब यहाँ पर अगर हम बात करें मद्रिका कप आ रहा है, थाईलैंड कप आ रहा है, उसके बाद यहाँ पर इंटरकॉन्टिनेंटल कप आ रहा है जून में। तो लगभग अगर इंडिया का एक अच्छा सेट ऑफ पैटर्न और सीक्वेंस बन जाता है तो हम एक अच्छे रैंकिंग निकाल सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो भाई ये है। और जो यहाँ पर जो ड्रॉ होंगे वो होंगे भैया 11 मई 2023 को। तो लेट्स सी। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं अब थोड़ी छोटी छोटी अपडेट्स की, जो कि काफी इन्फ्लुएंशियल प्लेयर्स के रिगार्डिंग है। सबसे पहले भाई पेप गार्डियोला ने इस चीज को कंफर्म कर दिया कि साउथहैम्पटन के अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी की टीम में अर्लिंग हालैंड अपनी वापसी करेंगे। पता है ये इंटरेस्टिंग इसलिए हो गया है क्योंकि पिछले कुछ टाइम में ना अर्लिंग हालैंड के एब्सेंस में 2 सवाल खड़े किया जा रहे हैं कि क्या अर्लिंग हालैंड की इंजरी वाला जो कंसर्न है, जो कि डॉर्टमुंड में ही फेस करना पड़ रहा था, वो यहां पर भी फेस करना पड़ रहा है। और दूसरा सवाल कि ये यूलियन अल्वारेज एक बेटर फिट है अर्लिंग हालैंड के कंपैरिजन में एट मैनचेस्टर सिटी। देखो दोनों ही अगर हम बात करें क्वेश्चन की ना तो अनप्रेडिक्टेबल भी है और कहीं ना कहीं अनरीजनेबल भी है। भाई ये 6 हैट्रिक मार चुका है अर्लिंग हालैंड, एक बार 5 गोल भी मार चुका है, 42 गोल ऑलरेडी यहां पर स्कोर कर चुका है। और अभी भी जो फाइनल स्ट्रेच है वो चैंपियंस लीग का और प्रीमियर लीग का बाकी है। ऐसे में अर्लिंग हालैंड के गोल स्कोरिंग फॉर्म पे सवाल खड़े करना ये थोड़ा कहीं ना कहीं अनरीजनेबल लगता है। बट एट द सेम टाइम आप अगर इस क्वेश्चन को इस तरीके से पलट दो ना कि क्या सूट करने वाली बात, तो यूलियन अल्वारेज अनप्रेडिक्टेबल है और कहीं ना कहीं उसका प्ले स्टाइल अर्लिंग हालैंड से बहुत ही ज्यादा यहां पर अगर मैं बात करूं इंटीग्रेटिंग है कि वो टीम में आराम से इंटीग्रेट हो जाता है। दूसरा सवाल कि क्या अर्लिंग हालैंड की इंजरी कंसर्न, देखो यार सीधी सी बात है यहां पर ओवर एग्जॉस्शन का था। और पेप गार्डियोला ने खुद इस चीज को अपने इंटरव्यू में कहा है कि वो अर्लिंग हालैंड के टाइम को मैनेज करना चाहते हैं अभी से ही। भाई गार्डियोला है, वो कुछ भी कर सकता है। और अर्लिंग हालैंड इतने यंग एज में टाइम मैनेज सिर्फ भाई सवाल, मतलब इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि उसका टाइम मैनेज हो रहा है, इंपॉर्टेंट ये है कि वो जितना भी टाइम खेलेगा वो एफिशिएंटली खेलना चाहिए। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ गेम्स ही खेलेगा, सारे ही गेम खेलेगा, बट उसको इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्लैशेस के लिए तो बचा के रखा ही जाएगा। खैर इसी के साथ बात करें अगर यहाँ पर इब्राहिमोविच के, तो भाई उसका कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर रिन्यू नहीं करने वाली है मिलान। लगभग 38 गोल मारे हैं उन्होंने जब से वो मिलान में आए हैं और इस सीजन तो सिर्फ 4 ही गेम खेले हैं भाई ने। इंजरी कंसर्न से भाई इब्राहिमोविच को इस बार इंजरी खा गई, जिसको सब खा जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई देखो अभी भी उस पे ऑप्शंस है, या तो वो रिटायरमेंट ले सकता है या फिर अगर एक्चुअली में खेलना चाहता है और सीरिया में ही रहना चाहता है तो सीरिया में इस समय 13th प्लेस। अगर मोन्जा की बात करें तो वो उसको कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए तैयार है। अब दोनों के बीच नेगोशिएशंस अभी तक स्टार्ट नहीं हुए हैं, लेकिन प्रिलिमिनरी अगर हम एक्सप्लोरेटरी टर्म्स की बात करें तो मोन्जा काफी इंटरेस्टेड है। इसी ज्यादा अगर मिलान की बात करें तो भाई तुम्हें मैंने बता दिया था राफेल लियाओ और ओलिवियर जिरूड का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ऑलमोस्ट कंफर्म है कि भैया वो तो यहां पर रिन्यू होगा ही होगा। खैर इसके रिगार्डिंग जो अगर एसी मिलान के हायर ऑफिशियल्स की बात करें तो उन्होंने राफेल लियाओ के रिगार्डिंग ये तो कह दिया कि डेडलाइन नहीं है, लेकिन सबको पता है कि मिलान के अंदर इस समय कहीं ना कहीं एक हरी है कि भैया इसका कॉन्ट्रैक्ट फटाफट से रिन्यू करो। इसी के साथ अगर बात करें यहां पर अब सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर अपडेट की, तो भैया जोसे मरीनो जिसका कॉन्ट्रैक्ट 2024 तक है रोमा के साथ, और भाई अच्छा खासा रोमा फैन बेस के साथ जो कनेक्शन है वो है यहाँ पर जोसे मोरिनियो का। लेकिन जोसे मोरिनियो जिसने ऑलरेडी यूएफए कॉन्फ्रेंस लीग जीत लिया है रोमा के साथ और इस बार चैंपियंस लीग की क्वालिफिकेशन स्पॉट के लिए लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर वो सेटिस्फाइड में है लेकिन डिससेटिस्फाइड भी है। सेटिस्फाइड इसलिए क्योंकि ही इज गुड, भाई ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं किया जा रहा है, स्टिल ही इज डूइंग अ प्रीटी गुड जॉब, प्रीटी डिसेंट जॉब एट रोमा। लेकिन डिससेटिस्फाइड इसलिए क्योंकि सेट ऑफ बिजनेस जो है ना
वो यहाँ पर रोमा लैक कर रही है, जो कि जोसे मोरिनो चाहते हैं कि भैया यूरोप में अगर टॉप पे परफॉर्म करना है और सीरिया को अगर रूल करना है तो रोमा को पैसे खर्च करने पड़ेंगे। अब मैं कंप्लीटली एग्री भी नहीं करता, क्योंकि भाई देखो पैसे तो खर्च करे हैं, लेकिन कंसिस्टेंट पैसे खर्च करने पड़ेंगे अगर भैया जोसे मोरिनो की टीम बन के रहना है तो। साथ ही यहाँ पर अब जो सबसे बड़ी खबर आई है वो ये है कि भैया सऊदी इस समय जोसे मोरिनो को लेके आना चाहती है। प्लेयर्स पे तो हमला है ही है, लेकिन भैया मैनेजर्स को भी लेके आओ। ऐसे में सऊदी नेशनल टीम, जिनके जो मैनेजर्स हाल ही में चले गए हैं रिजाइन करके, वो भी यहां पर अपना एक प्रोजेक्ट डालते हैं कि भैया ठीक है तुम इधर भी आ जाओ, या फिर एक ऑप्शन है जोसे मोरिनो के पास कि वो अल नसर को भी मैनेज कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि जोसे मोरिनो को जो मजा आए। स्पोर्टिंग रीजन में क्या रखा है, पैसों में रखा है। और ऐसे में भैया यहां पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो और जोसे मोरिनो का यहां पर एक रियूनियन होता हुआ दिख सकता है। वैसे मेरे को पता है, आज ये रिपोर्ट्स पढ़ते हुए पता चला कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने इंटरव्यू में 2014-15 के आसपास ये कंफर्म किया था कि एक्चुअली में जोसे मोरिनो ही वर्ल्ड्स बेस्ट मैनेजर है अकॉर्डिंग टू क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ना कि सर एलेक्स फर्गुसन। खैर, अगर जोसे मोरिनो के इस कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, कुछ डिटेल्ड टर्म्स जो कि लीक हुई हैं। सबसे पहले भाई 60 मिलियन एक सीजन के मिलेंगे, यानी कि अक्रॉस द 2 मिलियन सीजन 120 मिलियन का यहां पर बात चल रही है। और साथ ही साथ यहां पर अगर हम बात करें, यह भी है कि एक सीजन के बाद जोसे मोरिनो का अगर मन चाहे तो वो वापस भी जा सकते हैं यूरोप में, और अगर उनका मन करे तो वो एक्चुअली में कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड भी कर सकते हैं 2026 तक। ये देखने वाली बात है कि जोसे मोरिनो इसको एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे। खैर, अगर रियल मैड्रिड की बात करें तो रियल मैड्रिड के अंदर से खबर ये आई है कि अगर उनको एक नया मैनेजर चाहिए तो शायद से जोसे मोरिनो का नंबर नहीं होगा, जो कि फ्लोरेंटिनो पेरेस कॉल करेंगे। इसी साथ अगर बात करें मैनचेस्टर यूनाइटेड से, तो सबसे पहले तो भाई यहां पर यूवेंटस के एस फेडरिको चिएसा, भाई वो बंदा जिसको मेरे को लगता था क्रिस्टियानो रोनाल्डो जाने के बाद मेन मैन होने वाला था अलोंग साइड डिबाला का तो इन्होंने गुड़ गोबर कर दिया, फिर जो पोगबा लेके आए उसका भी गुड़ गोबर ही है। और अगर फेडरिको चिएसा की बात करें तो काफी हद तक आई थिंक असेंसियो वाली बात थी, पीक पे जाते जाते वहीं पर एक ऐसी इंजरी हो गई जिसके चलते उनको 8 महीने बाहर रहना पड़ा। लेकिन ऐसा नहीं है कि 8 महीने के बाद यहाँ पर उनकी जो वाइटल और इन्फ्लुएंशियल जो स्ट्रक्चर है गोल के सामने वो कम हो गई है। भाई अभी भी वो काफ़ी तगड़ा प्लेयर। और ऐसे में पीएसजी की बात करें, यहाँ पर अगर हम मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात करें और 1-2 क्लब की बात करें, वो 90 मिलियन देने के लिए भी तैयार हैं फेडरिको चिएसा के लिए। डिपेंड करता है कि यूवेंटस एक्चुअली में अपना जो स्टैंड है वो चेंज करेगी या फिर वही रखेगी। लेकिन मेरे को इस पर ना ज़्यादा भरोसा नहीं है, वो इसलिए क्योंकि यार देखो यूनाइटेड ना राइट विंगर पे अभी इतना खर्चा नहीं करेगी, स्ट्राइकर है और टेन हैग को चाहिए। पर्टिकुलरली अगर मैं पीएसजी की बात करूं तो दे कैन टारगेट, लेकिन उसके बाद भी अगर हम पीएसजी की बात करें तो तुमको मैं अभी बताऊंगा कि वहां पर भी रगड़ा चल क्या रहा है। इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर सबसे पहले मैनचेस्टर यूनाइटेड के एक और राइट बैक डील को लेके, तो भाई यहाँ पर जेरेमी फ्रिम्पोंग को लेके फेब्रिजियो रोमेनो ने ये चीज़ कही है और अक्टूबर-नवंबर में उन्होंने कही थी, और एक बार फिर से हाल ही में उन्होंने ये चीज़ कही है कि जेरेमी फ्रिम्पोंग मैनचेस्टर यूनाइटेड इज द बेस्ट पॉसिबल डेस्टिनेशन, जो कि फ्रिम्पोंग के लिए लग रही है। ये तो कंफर्म है कि वो इस समर में छोड़ के जाएगा। ऐसे में 2 क्लब और है और वो है बार्सा और बायर्न। लेकिन ये भी कंफर्म है, फेब्रिजियो ने कहा है कि भैया एजेंट से बात हुई है, उसने ये तो कंफर्म किया है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ हाल ही में मीटिंग हुई है, जो कि बहुत पॉजिटिव है। यूनाइटेड में पर्टिकुलरली टेन हैग फ्रिम्पोंग को चाहते हैं, लेकिन मीटिंग यहां पर बायर्न और बार्सा के साथ भी हुई है। मैंने कल के एपिसोड में भी पिन कमेंट में लिखा था कि जाओ कंसेलो पे बार्सिलोना इस समय सर्कल अराउंड कर रही है, लेकिन एज सच कंफर्म नहीं है कि यहां पर वो इसको पैसा कैसे लेके आएंगे। उस पर योहान फोयत की बात भी है, लेकिन अगेन राइट बैक एक अच्छा एरिया दिख रहा है बार्सिलोना को, लेकिन राइट बैक एक ऐसा एरिया नहीं दिख रहा जहां पर ये पैसा खर्च करना एक प्रायोरिटी टर्म्स पे देंगे। ऐसे में जेरेमी फ्रिम्पोंग की बात करें तो यूनाइटेड को यह भी कंफर्म करना पड़ेगा कि भैया बिसाका को रखोगे या डैलो को रखोगे, क्योंकि डैलो का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन अभी नहीं हुआ है। और ऐसे में जब बायर्न या फिर रियल मैड्रिड की बात करें, वो भी नजर गड़ाए बैठी है। और अगर आपको बिसाका को सेल करना है, जो कि अनलाइकली है क्योंकि हाल ही में उसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो वो भाई इस समय डैलो को भी बेंच पे बिठा सकता है। तो ये करना पड़ेगा कि आपको इतने कैश, और फ्रिम्पोंग कुछ सस्ता तो आएगा नहीं। खैर, इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर कवानी की, तो भाई कवानी जो कि वेलेंसिया में खेल रहे हैं और वेलेंसिया भाई रेलीगेशन के लिए फाइट कर रही है, लेकिन एडिसन कवानी ने ये चीज कंफर्म कर दिया कि उनके रिटायरमेंट के प्लान्स बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरी बॉडी इस समय सही चल रही है और मैं क्लब लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे दोनों पे खेलना चाहता हूं। अगर मेरे को कुछ होगा तो मैं वेलेंसिया को खुद ही कह दूंगा, लेकिन एज सच तो एडिसन कवानी इज हेयर टू स्टे।
और वो खेलेंगे। इसी तरह अगर बात करें बार्सिलोना की डील्स की, तो भैया बार्सिलोना के अंदर से एक खबर आई है कि एटलीस्ट 3 तो चाहिए ही चाहिए। इनको 3 प्लेयर चाहिए, जिसमें आता है यहाँ पर विक्टरो, उसके बाद आता है यहाँ पर करास्को एंड लियोनेल मेसी। और मेसी के रिगार्डिंग खबर यह है कि भैया अगले हफ्ते बार्सिलोना ला लीगा के साथ ये मीटिंग करेगी कि भैया मेसी को हम साइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। लेवल देख रहे हो तुम पीआर एक्टिविटी का इस समय लेवल देख रहे हो। अब देखो मैं तुमको एक सीन बताता हूं कि एक्चुअली में इस मामले में ना दिल से कितनी चीजें चल रही हैं। ये जो ट्रांसफर स्टोरी चल रही है ना मेसी वाली, ये बार्सिलोना दिल से इमोशंस, या फिर अगर मैं मीडिया की बात करूं ना, ये फैंस के इमोशंस के पर्सपेक्टिव से ज्यादा परस्यू कर रही है। लेट मी टेल यू एंड लेट मी गिव यू अ प्राइम एग्जांपल। मैं हाल ही में पता है पिछले 24 घंटे की स्पेनिश रिपोर्ट्स देख रहा था। ऐसा एक भी न्यूज आउटलेट नहीं है जिसने इस चीज को कवर ना करा हो कि लियोनेल मेसी ने गावी के रिगार्डिंग क्या कहा है, लियोनेल मेसी ने पेड्री के रिगार्डिंग क्या क्या है, और लियोनेल मेसी ने अराउओ के रिगार्डिंग क्या कहा है। कुछ हद तक तो ये भी चले गए थे कि लियोनेल मेसी को वेम्बले में खेलना पसंद है और अगले चैंपियंस लीग का फाइनल वेम्बले में होगा, तो भैया वो तो जा रहा है बार्सिलोना में, और उसको पीएसजी से कंपैरिजन में बार्सिलोना के ज्यादा चांसेस लग रहे हैं अगले सीजन के चैंपियंस लीग फाइनल में। इस हद तक की स्टोरीज रिवील हो रही हैं। एट द सेम टाइम जब ये स्टोरी रिवील होती है कि बार्सिलोना अगले हफ्ते ला लीगा के साथ मीटिंग करने वाली है, ये देखने के लिए कि भैया ये जो पूरा बखेड़ा है ये पॉसिबल भी है कि नहीं पॉसिबल है, तो पता चलता है कि भैया सेंस और इमोशंस में फर्क तो है। लेकिन खैर इसके रिगार्डिंग एक चीज और है कि ला लीगा से होप है कि भैया वो एफएफपी के रूल्स में थोड़ी लीनियंसी रखेगी, लेकिन उसके बावजूद भी ये बताया जा रहा है कि भैया बारसा का इतना ज्यादा ऊपर जा चुका है एफएफपी का ब्रीच कि उनको फिर भी बहुत सारी सेल्स करनी पड़ेंगी। और ऐसा भी नहीं है कि मेसी ही एकमात्र प्लेयर है जिसपे बारसा टारगेट कर रही है। इसमें भैया आप करास्को को लेके आ रहे हो, इसको आप अगर हम बात करें विक्टर रो के, उसको टारगेट कर रहे हो, जो कि मान रहे हैं कि भैया बार्सिलोना में जाना है तो आपको नेगोशिएशन तो करना पड़ेगा। और अगर हम बात करें सोफियान एम्राबात की, जैसा कि यहाँ पर फ्योरेंटीना के अगर बात करें हायर ऑफिशियल्स की, तो उन्होंने कहा था कि यार देखो जनवरी में तो कोई डील थी नहीं, लेकिन अब क्योंकि हम समर ट्रांसफर विंडो के करीब जा रहे हैं तो हम ऑफर सुनने के लिए तैयार हैं। ऐसे में बारसा चाहे तो 25 मिलियन देके सोफियान एम्राबात भी ले सकती है, और ऐसे में लिवरपूल भी सर्कल अराउंड कर रही है एम्राबात के रिगार्डिंग। खैर इसी के साथ अगर बात करें रियल मैड्रिड की, तो भैया सबसे पहले तो यहां पर टोनी क्रूज सिर्फ एक स्टेप अवे है, यानी कि आप ऑलमोस्ट कंफर्म मान सकते हो कि टोनी क्रूज का यहां पर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो रहा है। और टोनी क्रूज के साथ साथ यहां पर मॉड्रिच को लेके भी ऑप्टिमिस्टिक है, हर चीज है भाई, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन अभी तक क्यों नहीं आया है वो अभी तक पता नहीं है। लेकिन इसी के साथ अगर बात करें यहां पर एंसेलोटी टू चेल्सी की, तो भैया अब क्योंकि चेल्सी ने लैम्पार्ड को साइन कर लिया है और समर तक तो शांत है, तो यहां पर अब जो टाइम फ्रेम है ना और जो डाइवर्सिटी है, वैरायटी है, उसका एक स्कोप मिल जाता है, तो चेल्सी उसका पूरा फायदा उठा रही है। अभी तक जो लिस्ट 4 की थी या 5 की थी वो अब बढ़ के 7 की हो चुकी है, जहां पर पहले लुइस एनरिके, नागल्समैन और अगर पोचेटिनो की बात करें तो अब उसमें आप गलाडो को भी और कार्लो एंसेलोटी को भी ऐड कर सकते हो। अब एंसेलोटी के रिगार्डिंग यहाँ पर जो 2-3 प्लस पॉइंट मेरे को दिखे हैं, ESPN ने आई थिंक ये रिपोर्ट डाली थी, तो उन्होंने ये चीज कहा कि देखो सबसे पहले तो जो कार्लो एंसेलोटी है वो एक टेक्निकल डायरेक्टर के अंडर काम करना काफी प्रेफर करता है और चेल्सी भी चाहती है। दूसरी चीज चेल्सी चाहती है कि भाई एक असिस्टेंट यंग मैनेजर हो, और कार्लो एंसेलोटी ने हमेशा से रखा है। चाहे अभी हम डेविड एंसेलोटी की बात करें, उससे पहले याद हो पहले स्पेल में जिडान था, तो उसको ये भी प्रेफर करता है। और तीसरी चीज है कार्लो एंसेलोटी डिमांडिंग नहीं है और एक तरीके से इंपल्सिव बनी है, प्लस उसका जो अगर हम मैनेजर रिकॉर्ड की बात करें तो वो तो भाई बोलता ही अपने तरीके से है कि भाई कार्लो एंसेलोटी इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड मैनेजर्स, जो कि चेल्सी के डगआउट को और भी ज्यादा स्टारडम से भर देगा। लेकिन खैर ये होना होगा, ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि हाल ही में अगर एल क्लासिको की बात करें, कोपा देल रे फाइनल है, तो भैया एल क्लासिको में अगर हम बात करें कार्लो एंसेलोटी की, तो ही डिड अ ग्रेट जॉब और अपने आप को एटलीस्ट टाइम तो दे दिया है। इसके बाद अगर बात करें पीएसजी की, भैया मूंगफली टूट नहीं रही लेकिन गांठ चक्र तोड़ने वाली हरकतें कर रही है पीएसजी। बेलिंगम में भैया वो आ चुकी है। अगर इटालियन रिपोर्टर की बात करें जो कि काफी प्रेस्टीज है, डिमार्जियो, तो उन्होंने इस चीज को कंफर्म किया है कि फाइनली एंड भाई फॉर्मली पीएसजी बेलिंगम की रेस में घुस चुकी है। और वो बिड, ऑफ कोर्स पैसों की तो कमी ही नहीं है, बिडिंग वॉर में तो कितना ही घुसवा लो, बेलिंगम के पापा मम्मी इन सबको ही पैसे दिलवा लो, दिक्कत ही नहीं है भाई। बेलिंगम की रेस में यहाँ पर रियल मैड्रिड, मैनचेस्टर सिटी, लिवरपूल ऑलरेडी थी, अब यहाँ पर पीएसजी भी आ चुकी है। और पीएसजी ने ऑलरेडी जो इनिशियल कॉन्टैक्ट है जूड बेलिंगम के साथ वो बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। प्रोजेक्ट समझा रहे हैं, है ही नहीं प्रोजेक्ट तो क्या समझाओगे। लेकिन यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि भैया 9 अप्रैल आज 2-3 दिन में ही बेलिंगम का जो एक डिसीजन है वो बन जाएगा। क्या यहाँ पर पीएसजी का इतना लेट एंटर करना
एक बहुत बैकफायर कर सकता है। और दूसरी चीज कि अगर आपको इतना ही कन्विंसिंग था तो अभी तक आप कहाँ गायब थे? क्योंकि अगर हम मेसी की बात करें या फिर इवन नेमार की बात करें तो दोनों ही विंगर्स हैं या फिर अटैकर है। बेलिंगम की बात करें वो डिफरेंट सेक्शन है, तो वो सेक्शन जो कि आपने कभी अभी तक टारगेट नहीं किया था, अब आप इवेंचुअली 150 मिलियन खर्च करने के मूड में हो, ये अभी तक कहीं ना कहीं क्लियर नहीं है। लेकिन ऑफकोर्स अगर पीएसजी का प्रोजेक्ट होगा तो कंसिडर किया जाएगा। मैं इस पे पर्सनली बिलीव नहीं करता। मेरे को लगता है सिटी, मैड्रिड और लिवरपूल ये 3 हॉर्स रेस ही रहेंगी, बाकी गधा तो इधर उधर आता ही रहेगा। बाकी थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस एपिसोड। अगर आपको एपिसोड पसंद आता है एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इस तरह फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल में मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड।